हाँ जी। नमस्ते सभी साथियों का। हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हमने शुरू कर रखा है, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हम कह रहे हैं कि भाई भारत के सामान्य परिचय की बात करते हैं तो कि उस दौरान हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। यही बात कर रहे थे कि भाई इंडिया का जो जनरल इंट्रोडक्शन है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो कल की जो क्लास है उसमें आप लोगों ने ये बात करी कि भाई सामान्य परिचय की जब भी बात की जाती है उस दौरान हमें चार बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। कितने बिंदु पढ़ने होते हैं? चार, फोर। कौन कौन से चार बिंदु है तो आपको वन बाई वन याद भी है। आपने बताया कि भाई सबसे पहले हमें ये देखना होता है भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत जो है इसका नाम भारत कैसे रखा गया, यानी हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ इंडिया, इसकी बात करनी होती है। और इसी में आप बात करोगे भारत का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आप बात करोगे लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति क्या है। जब हम लोकेशन की बात करेंगे उस दौरान हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। हमें एक तो लैटिट्यूड के बारे में ध्यान रखना होगा और एक हमें क्या ध्यान रखना होगा, लॉन्गिट्यूड के बारे में, यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में। हम बात करेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से है। हम ये भी बात करेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार क्या, लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना होगा अक्षांश क्या होते हैं, लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है। उसके बाद में आप बात करोगे जिसे विस्तार कहा जाएगा, एक्सटेंशन कहा जाएगा। और विस्तार जब बात करोगे उस दौरान आपको तीन बिंदु देखने होंगे। कितने बिंदु पढ़ोगे? तीन। कौन कौन से तीन बिंदु है तो हम कहेंगे भारत का एरिया क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, इसकी बात करोगे। इसके अलावा आप लोग बात करोगे भारत की जो आकृति है ये किस प्रकार की है, इंडिया किस शेप में फैला हुआ है। और उसके अलावा आप बात करोगे भारत की सीमा, भारत की बाउंड्री कैसी है, इसके बारे में बात करोगे। हम कह रहे हैं कि भाई जब भारत की बाउंड्री की बात की जाती है, सीमा की बात की जाती है, तो इंडिया के संदर्भ में ये जो बाउंड्री है ये टू टाइप्स की है। कितने प्रकार की है? दो। एक को हम स्थलीय सीमा कहते हैं, इसको लैंड बाउंड्री कहा जाता है, और एक को हम कहते हैं जलीय सीमा, जिसको वाटर बाउंड्री कहा जाता है। ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम कहेंगे साहब वाटर बाउंड्री भी दो प्रकार की है। जलीय सीमा कितने प्रकार की होती है? दो। एक को हम तटीय सीमा कहते हैं, कोस्टल बाउंड्री कहते हैं, जो हमारे तटों के साथ लगती है। जैसे आप बात करोगे वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये जो बाउंड्री है इसकी बात करोगे। इसके अलावा आप बात करोगे जलीय सीमा में आइलैंड बाउंड्री की, द्वीपीय सीमा की, द्वीपों के साथ हमारी जो बाउंड्री लगती है। जैसे आप बात करोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ हमारी बाउंड्री कितनी है, लक्षद्वीप की बात करोगे। ये तमाम प्रकार की जो चर्चा है आपके सामान्य परिचय के अंतर्गत ही की जाती है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे भारत का नामकरण। तो आप हेडिंग डाल सकते हो भारत का नामकरण, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, भारत का नामकरण, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। जैसे ही आपने ये हेडिंग डाली है उसके बाद आप केवल और केवल सुनने पर ध्यान दीजिए, लिखने वाली बात आपकी पूरी हो गई। हम कहेंगे साहब भारत का नामकरण जो है ये कैसे हुआ, इंडिया को भारत कैसे बोला गया, इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है। इन सब को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे भारत के अगर नामकरण की हम स्थिति को देखें तो हमने कहा भारत के बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग जानकारी हमें देखने को मिलती है। इंडिया के नामकरण के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है, इन सबको हम बात करेंगे वन बाई वन। अगर हम भारत के नामकरण की बात करें तो हम कहेंगे जिस दौरान एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं रामायण। ग्रंथ को क्या बोलते हैं? रामायण। इसके बारे में तो आपने भी सुना होगा। हम कहेंगे साहब रामायण में किसकी जानकारी मिलती है, रामायण में मुख्य रूप से किसकी जानकारी मिलती है? तो आप कह रहे हो साहब रामायण में मुख्य रूप से तीन पात्र होते हैं। कितने पात्र हैं? तीन। तीन पात्र के इर्द गिर्द ही रामायण है। बोलो यस या नो? हम कह रहे हैं बिल्कुल। कैसे? तो आप कह रहे हो साहब रामायण की जब हम बात करते हैं तो हम तीन लोगों का जिक्र करते हैं, तीन पर्सन ही इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कौन कौन से तीन है तो हम कहेंगे एक तो राम, बोलो यस या नो। एक आपने नाम सुना होगा सीता, बोलो यस या नो? बिल्कुल। और इसके अलावा एक नाम आपने सुना होगा रावण। सही है गलत है? तो आप कह रहे हो साहब ये जो है ये रामायण वाली जो
जानकारी है, इसमें मुख्य रूप से 3 पात्रों के इर्द गिर्द ये जो जानकारी है हमें सुनने को मिलती है, इसके अलावा कोई चौथा पात्र हमें नजर नहीं आता, लेकिन जो मुख्य भूमिका है ये 3 पात्रों की ही है। बोले यस या नो। हम कह रहे हैं साहब जब हम रामायण की बात करते हैं, इस रामायण को देखते हैं, तो आप कहोगे रामायण काल की बात करें, रामायण एरा की बात करें, तो उस दौरान, इस रामायण एरा के दौरान इंडिया को भारत का देश बोला गया। भारत को क्या बोल दिया गया? भारत का देश, कंट्री ऑफ भारत। तो हम कहेंगे साहब रामायण काल में भारत को क्या बोल दिया? भारत का देश, कंट्री ऑफ भारत कहा। तो फिर हमारे दिमाग में ये प्रश्न आने लग गया, साहब ये भारत कौन है? हु इज भारत? भारत कौन है फिर? तो आप कहोगे जैसे ही रामायण काल की अगर हम बात करें, किसी देश के बारे में एक जानकारी मिलती है जिसको भारत का देश कहा गया, हमारे दिमाग में प्रश्न आया साहब भारत कौन है? तो फिर इसकी एक जानकारी और आगे मिलेगी, जिसे हम कहेंगे एक जगह है जिसका नाम क्या है? अयोध्या। जगह का नाम क्या है? अयोध्या। ये जगह जो है हम कहेंगे वर्तमान में कौन से एरिया में पड़ती है? यूपी स्टेट में पड़ती है। बोलो यस या नो। उसके बाद में हम कहेंगे एक जगह है जिसका नाम अयोध्या है, और इस अयोध्या में एक राजा हुए जिसका नाम था दशरथ। अयोध्या में कौन हुए? एक राजा हुए जिसका नाम था दशरथ, और इस दशरथ की एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था भरत। क्या नाम था भाई? भरत। और इस भरत के द्वारा, जो कि दशरथ का पुत्र है, इसने जिस एरिया पर शासन किया उसे क्या बोला गया? भरत का देश। ये जानकारी हमें कहां मिलती है? रामायण में। तो समझ में आ गया? आप क्या बोलोगे? रामायण काल की अगर हम बात करें, रामायण ग्रंथ को अगर हम देखते हैं, तो रामायण ग्रंथ में भारत के बारे में यह जानकारी मिलती है, भारत का देश भारत को कहा जाता है, कंट्री ऑफ भारत। जैसे ही भारत का देश कहा जाता है तो फिर हम लोग ये विचार करने लग जाते हैं कि भी भारत कौन? तो फिर इसमें आगे बताया जाता है कि एक जगह है जिसका नाम अयोध्या है, वहां के राजा हुए जिसका नाम दशरथ था, और उनके एक पुत्र उत्पन्न हुए जिसका क्या नाम था? भरत। और इस भरत ने जिस एरिया पर शासन किया उसे कहते हैं भारत का देश, कंट्री ऑफ भारत कहते हैं। बोलो यस या नो। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कि भी भारत के नामकरण की और चर्चा कहां हमें सुनने को मिलती है, तो आप कहोगे साहब एक ग्रंथ और आपने सुना होगा जिसका नाम है महाभारत। क्या नाम है भाई? महाभारत। और इस महाभारत की अगर हम बात करें तो आप कहोगे महाभारत में किसकी जानकारी मिलती है? तो आप कहोगे साहब इस महाभारत में 2 ही पात्र देखने को मिलते हैं, एक को हम कौरव कहते हैं और एक पांडव कहते हैं। महाभारत में किसकी जानकारी मिलती है? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध की जानकारी हमें कहां मिलती है? महाभारत में। सही है कि नहीं? मोटी मोटी बात तो यही है। तो हम कहेंगे साहब कौरवों और पांडवों के बीच जो लड़ाई की जानकारी है, जो युद्ध का, जो संघर्ष का जो वर्णन है, वो हमें महाभारत में मिलता है। जब हम महाभारत काल की बात करें, महाभारत एरा की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं साहब महाभारत काल में भारत को क्या बोला गया? तो आप कहोगे साहब महाभारत काल में भी भारत को भारत का देश बोल दिया गया। क्या बोला गया? कंट्री ऑफ भारत। तो अब हम कहेंगे साहब पहले वाला डाउट तो मान लिया, लेकिन अब जो डाउट है वो और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? हम कहेंगे साहब पहले वाला भरत तो आपने बता दिया, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भरत, और उसने जिस एरिया पर शासन किया उसे कहते हैं भारत का देश। अब आप महाभारत वाले टाइम में भी क्या बोल रहे हो? भारत को भारत का देश बता रहे हो, कंट्री ऑफ भारत कह रहे हो। तो ये भरत कौन? पहले वाला है क्या? अयोध्या के राजा दशरथ वाला एरिया है क्या वो? नहीं साहब। तो फिर कौन सा एरिया है, किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे साहब इसमें जानकारी मिलती है, एक जगह है जिसका नाम है हस्तिनापुर। जगह का नाम क्या है? हस्तिनापुर। इस हस्तिनापुर की अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर वर्तमान वाला कौन सा एरिया है? तो हम कहेंगे वर्तमान में दिल्ली, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है, एंशिएंट काल में किस नाम से जाना जाता था? हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। इस हस्तिनापुर में एक राजा हुए जिसका नाम था दुष्यंत। हस्तिनापुर में राजा कौन हुए? दुष्यंत। और इस राजा दुष्यंत के एक पत्नी थी जिसका नाम था शकुंतला। क्या नाम था भाई? राजा दुष्यंत और इसकी पत्नी शकुंतला, जो कि कहां के राजा थे?
हस्तिनापुर के। राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, इनसे एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम क्या रखा जाता है भाई? भरत। और इस भरत ने जिस एरिया पर शासन किया उसे कहते हैं भरत का देश। ये जानकारी हमें कहां मिलती है? महाभारत। तो हम कहेंगे साहब भारत को भरत का देश तो सब मानते हैं, लेकिन भरत के बारे में जानकारी अलग अलग है। सही है कि नहीं? इंडिया को क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ भरत तो जरूर कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे साहब रामायण में भरत के बारे में अलग जानकारी है और महाभारत में भरत के बारे में अलग जानकारी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ के रखना है, जैसा प्रश्न आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जवाब दे देंगे। बोलो यस या नो? ठीक है। उसके बाद भारत के नामकरण की इस कड़ी के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे, जब हम जैन रिलीजियस की बात करते हैं, जब हम जैन धर्म की बात करते हैं, जैन रिलीजियस की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे साहब जैन रिलीजियस की जैसे ही बात करेंगे, जैन धर्म के लोग क्या मानते हैं भारत के बारे में? जैन धर्म के लोग भी भारत को भारत का देश मानते हैं। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में भारत को क्या माना गया है? भारत का देश बताया गया, कंट्री ऑफ भारत है। लेकिन ये लोग हैं भारत के बारे में अलग जानकारी देते हैं। ये क्या कहते हैं भारत के बारे में? ये कह रहे हैं साहब भारत कोई और व्यक्ति नहीं, जैन धर्म के फाउंडर हुए, जैन धर्म के संस्थापक हुए। आपने नाम सुना होगा जैन धर्म के फाउंडर, जिनका नाम क्या है बताओ? जैन धर्म के फाउंडर हुए जिनका नाम था ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का फाउंडर भी माना जाता है और साथ ही साथ जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी इनको माना जाता है। इनको क्या बोलते हैं? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर। अब हम कहेंगे साहब ये क्या होता है? पहले तो ये बता दो और फिर उसके बाद ऋषभदेव के बारे में बता देना। बोलो यस या नो? हम कहेंगे साहब तीर्थंकर होता क्या है ये तो बताओ पहले। तो हम कहेंगे तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के लोग ये मानते हैं तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है, वो धरती पर भगवान का दूत होता है, गॉड ऑफ मैसेंजर होता है। कौन होता है? गॉड ऑफ मैसेंजर, भगवान का संदेश वाहक होता है। कौन? तीर्थंकर। ऐसी मान्यता किसमें है? जैन धर्म के लोग मानते हैं। जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थंकर है तो वो कौन है? गॉड ऑफ मैसेंजर है, भगवान का संदेशवाहक है। उसके द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं वो भगवान के द्वारा बोले गए शब्द है। इसका मतलब यह है जो भी तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनकी जैन धर्म के लोग बहुत ज्यादा कद्र करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू करते हैं। तो हम कहेंगे साहब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। आगे जब हम बात करेंगे, जब हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। और 24वां जो तीर्थंकर था इसको अंतिम तीर्थंकर भी माना जाता है, जो लास्ट गॉड ऑफ मैसेंजर माना जाता है इसको। जो भी 24वें तीर्थंकर हुए उसको क्या माना गया? अंतिम तीर्थंकर। और इस 24वें तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो ये भी आपके नाम सुना हुआ होगा, आपने कहा इसको बोला जाता है महावीर स्वामी। इसको क्या बोलते हैं? महावीर स्वामी। ये तो बात है आपकी हिस्ट्री की। हम कहेंगे साहब जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। और जैन धर्म में अब तक कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। और 24वां जो तीर्थंकर है उसको क्या माना गया? अंतिम तीर्थंकर। और इसका नाम क्या है? महावीर स्वामी। ठीक है। लेकिन अगर हम हमारी ज्योग्राफी की बात करें तो हम कहेंगे साहब जैन धर्म के संस्थापक हुए जिसका नाम क्या है? ऋषभदेव। और जैन धर्म के लोग ये मानते हैं ऋषभदेव की एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम क्या था? भरत। और इस भरत ने जिस एरिया पर शासन किया उसे कहते हैं भारत का देश। ये जानकारी कहां मिलती है? जैन धर्म के ग्रंथों में। तो हम कहेंगे साहब भारत को भारत का देश तो सब मानते हैं, लेकिन सभी लोगों की धारणा अलग अलग है। रामायण में अलग है, महाभारत में अलग है, और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों में इसकी जानकारी अलग है। लेकिन शब्द एक ही काम में लिया जाता है, कंट्री ऑफ भारत। ठीक है। इस नामकरण की कड़ी के अंतर्गत जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम कहेंगे भारत के नामकरण की और क्या चर्चा देखने को मिलती है, और क्या नाम मिलता है। तो भारत को कहा जाता है आर्यों का देश। भारत को क्या बोलते हैं? आर्यों का
देश। कंट्री ऑफ आर्य कहा जाता है, आर्यन कंट्री कहा जाता है। तो हम कहेंगे साहब आर्यन कंट्री मतलब आर्यों का जो देश है, ये भी भारत को कहा जाता है। हम बात को सुनेंगे अच्छे से। हम कहेंगे साहब भारत को आर्यों का देश कहा जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, भारत को आर्यों का देश क्यों कहते हैं, तो हम इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे सबसे पहले भारत को आर्यों का देश कहा जाता है, तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आना चाहिए, वो ये आना चाहिए साहब ये आर्य लोग जो है ये कौन थे। सबसे पहले क्या प्रश्न आना चाहिए, आर्यन लोग जो है ये कौन थे, पहले तो ये बता दो सही है गलत है। तो हम कहेंगे आर्य की अगर बात करें तो ये एक कास्ट है, एक जाति है। आर्यन लोग क्या है, एक कास्ट है, एक जाति है। बोले यस या नो। हम कहेंगे भारत को आर्यों का देश कहा जाता है। अगर हम आर्यों की बात करें तो ये एक जाति है, और ये जो जाति है ये कहां की कास्ट है, तो हम कहेंगे मिडिल एशिया की कास्ट है। कहां की एक जाति है, मध्य एशिया की एक जाति है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ जाएगा, वो ये आएगा साहब मध्य एशिया के बारे में बता दो, सही है गलत है, किसको कहा जाता है मिडिल एशिया। यस, हम कहेंगे भारत से जैसे ही हम ऊपर नॉर्थ दिशा की ओर बढ़ते हैं तो आपने देशों के नाम सुने होंगे, आपने सुना होगा अफगानिस्तान। इससे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपने नाम सुना होगा उज्बेकिस्तान, आपने नाम सुना होगा ताजिकिस्तान, आपने सुना होगा किर्गिस्तान, आपने सुना होगा तजाकिस्तान। ये विभिन्न प्रकार के जो देश है इनको क्या बोलते हैं, मिडिल एशिया के देश, मध्य एशिया के देश। आप कहोगे मिडिल एशिया के देशों में एक कास्ट निवास करती थी, एक जाति निवास करती थी जिसका नाम क्या था, आर्य। ये आर्यन लोग जो है मध्य एशिया से माइग्रेट करते हैं, मध्य एशिया से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, हम कहेंगे साहब ये आर्यन लोग जो है मध्य एशिया को छोड़ते हैं, इसके पीछे तीन ऑब्जेक्ट है। आर्यन जाति जो है अपना जो मूल स्थान है जिसको मध्य एशिया कहते हैं, मिडिल एशिया कहा जाता है, इसको छोड़ देती है। इसके पीछे तीन कारण है। हम कहेंगे साहब तीन ऑब्जेक्ट है, इसके आधार पर इस एरिया को ये छोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे साहब तीन ऑब्जेक्ट कौन से है ये भी बता दो। तो हम कहेंगे ये जो जाति है ये आर्यन लोग जो है तीन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपना जो मूल स्थान है उस स्थान को छोड़ देती है। और अगर हम इनके तीन ऑब्जेक्ट की बात करें, तीन उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से तीन ऑब्जेक्ट इनके होते हैं। सबसे पहला जो इनका उद्देश्य होता है वो ये होता है किसी जगह पर हमें अनाज उपलब्ध हो जाए। क्या उपलब्ध हो जाए, अनाज, खाने के लिए खाना मिल जाए, खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए, फूड। दूसरा इनका ऑब्जेक्ट होता है किसी जगह पर हमें पीने के लिए अच्छे से पानी उपलब्ध हो जाए, जल की पर्याप्त व्यवस्था हो। और उसके बाद में तीसरा इनका ऑब्जेक्ट था अगर किसी जगह पर मौका मिल जाए तो वहां जाकर हम लोग शासन भी कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हो आर्य लोग जो है मध्य एशिया की एक कास्ट है, एक जाति है, और ये अपना जो मूल स्थान है वहां से माइग्रेट करती है, उस स्थान को छोड़ देती है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों छोड़ती है, ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आप कहोगे साहब इसके पीछे तीन उद्देश्य है। कितने ऑब्जेक्ट है, तीन। तीन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपना जो मूल स्थान है उस स्थान को छोड़ देती है। तीन ऑब्जेक्ट इस प्रकार से है, आपने कहा अनाज जो है खाने के लिए, खाद्यान्न की प्राप्ति के लिए। दूसरा इनका ऑब्जेक्ट है वो ये जल की प्राप्ति करना। और तीसरा जो इनका ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, शासन। किसी एरिया पर अगर मौका मिले तो वहां जाकर एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, हम शासन भी करेंगे। इन तीन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो जाति है मध्य एशिया से प्रवास करती है, वहां से माइग्रेट करती है। और फिर उसके बाद में ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो इन आर्यन लोगों के द्वारा एक ऐसे एरिया को अपना निवास स्थान बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोल देते हैं भाई, ये आर्यन लोग जो है सप्त सैंधव प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाते हैं। आर्यन लोग जो है किसको अपना निवास स्थान बनाते हैं, कहां पर रहना शुरू करते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश में। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है साहब सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा एरिया है, यस या नो। जैसे जैसे आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा। ये तो मेरे द्वारा बताए गए हैं, आपके भी दिमाग में आई तो जैसे ये पूरा हो तो आप आराम से बता देना, यस या नो।
ठीक है, हम कहेंगे साहब ये आर्यन लोग जो है इस एरिया से माइग्रेट करते हैं और उसके बाद में कहाँ रहना शुरू करते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश में रहना शुरू करते हैं। हम कहेंगे साहब सप्त सैंधव प्रदेश वाला एरिया की अगर हम बात करें तो ये कौन सा एरिया है, तो आपने कुछ नाम सुने होंगे जिनके नाम इस प्रकार से है। एक नदी का आपने नाम सुना होगा, एक रिवर का नाम सुना होगा, गंगा। पहले सिंधु की बात कर लो, गंगा की भी करेंगे ऐसे नहीं। एक एरिया नदी है जिसका नाम क्या है, सिंधु, और इसके अलावा एक नदी का नाम और है जिसका नाम क्या है, गंगा रिवर। और इसके अलावा ये तो सिंधु रिवर है ही है, इस सिंधु रिवर की 5 ट्रिब्यूटरी है। इस सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, 5, जो कि आप सभी लोगों को नाम ध्यान है। और अगर नाम ध्यान नहीं है तो फिर सुन लो क्या क्या नाम है। तो हम कहेंगे सिंधु की 5 ट्रिब्यूटरी इस प्रकार से है, 5 सहायक नदियां इस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट झेलम रिवर, कौन सी नदी, झेलम। उसके बाद में दूसरी रिवर की अगर हम बात करें तो चिनाब, कौन सी, चिनाब। तीसरी की अगर हम बात करें तो कौन सी है, झेलम, चिनाब, उसके बाद में आएगी रावी। ये ऑर्डर से है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, अगली कौन सी आएगी, व्यास, और उसके बाद में लास्ट में कौन सी आएगी, सतलज। तो आप ये कह रहे हो एक तो रिवर है जिसका नाम है सिंधु रिवर और 5 इसकी ट्रिब्यूटरी है जिनके नाम इस प्रकार से है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और एक रिवर और है जिसका नाम क्या है, गंगा। ये जो सिंधु से लेकर गंगा के बीच का जो एरिया है, सिंधु रिवर से लेकर गंगा नदी के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को एंशिएंट काल में किस नाम से जाना गया, सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों के अपोहा क्षेत्र वाला एरिया। क्या बोलोगे, 7 नदियों के अफवाह क्षेत्र वाला एरिया, वह क्षेत्र जहां पर मुख्य रूप से कितनी नदियों का प्रवाह देखा जाता है, 7 नदियों का प्रवाह देखा जाता है। इस एरिया को क्या नाम दे दिया गया, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, बता दोगे, ठीक। हम कहेंगे साहब इसको सप्त सैंधव प्रदेश बता दिया गया। और इस एरिया पर निवास करना किन लोगों ने शुरू कर दिया, आर्यन लोगों ने। किन लोगों ने रहना शुरू कर दिया, आर्यन लोगों ने इस एरिया पर रहना शुरू कर दिया। हम कहेंगे आर्यन लोगों के किसी स्थान पर रहने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या थे, इन्होंने जब मध्य एशिया को छोड़ा, मध्य एशिया से माइग्रेट जब इन लोगों ने किया, इस दौरान इसके दिमाग में कितने ऑब्जेक्ट थे, हम कहेंगे 3। सही है कि नहीं, उसी स्थान पर रहेंगे जहां इनके 3 ऑब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, वहां पर भी ये रहना शुरू करेंगे, अन्यथा ये रुकेंगे नहीं। तो हम कहेंगे क्या इस जगह पर इनके तीनों ही ऑब्जेक्ट पूरे हो रहे, तो एक बार चेक करने की कोशिश करिएगा। हम कहेंगे ये जो एरिया है ये नदियों वाला क्षेत्र है। सबसे पहली बात क्या है, इस एरिया में नदियां बहती है, इस एरिया में रिवर बहती है, नदियों वाला क्षेत्र है। अगर हम कहेंगे किसी भी एरिया में नदियां बहती है, रिवर बहती है, तो नदी हमेशा किसका निर्माण करेगी, प्लेन्स का निर्माण करेगी, मैदानों का निर्माण करेगी। आप जब भारत के फिजिकल डिवीजन की बात करोगे, आप बात करोगे उत्तरी विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, इसकी जब आप बात करोगे तब आप बात करोगे इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से माना जाता है। दिस प्लेन इज फॉर्मेशन सेडिमेंट्स ऑफ रिवर। नदियां जो है, नदियों के द्वारा सेडिमेंट्स जो लाए गए हैं, अवसाद जो लाए गए हैं, उन अवसादों से ही किसका निर्माण होता है, प्लेन्स या मैदान का निर्माण होता है। तो आप ये कह रहे हो साहब ये प्लेन्स वाला एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, इसमें नदियां बहती है और नदियां किसका निर्माण करती है, मैदान बनाती है। जो एरिया मैदानी क्षेत्र है, जो एरिया प्लेन वाला एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की सॉइल पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की मृदा पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एलुवियल सॉइल। हम कहेंगे साहब कोई अगर एरिया प्लेन है, कोई अगर एरिया मैदानी क्षेत्र है, उस एरिया में आमतौर पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जिस जगह पर एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, जिस जगह पर एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, वहां पर जलोढ़ मृदा जहां पर पाई जाएगी, वो मृदा जो है वो किस प्रकार की मृदा होगी, हम कहेंगे साहब फर्टाइल सॉइल होगी, उपजाऊ मृदा होगी। किस प्रकार की मृदा होगी, उपजाऊ मृदा होगी। और साहब आप ये कह रहे हो जलोढ़ मृदा जो है ये उपजाऊ मृदा है, फर्टाइल सॉइल है। और अगर कोई सॉइल फर्टाइल है तो इसका मतलब उस एरिया में एग्रीकल्चर कार्य ज्यादा होगा, कृषि कार्य ज्यादा होगा।
तो आपने कहा साहब इस एरिया में क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, आप कहोगे साहब एग्रीकल्चर एक्टिविटी इस एरिया में सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, इसके पीछे लॉजिक आपने बता दिया है। क्योंकि इस एरिया में कौन सी सोइल होगी, जलोढ़ मृदा है, और जलोढ़ मृदा जो है एलुवियल सोइल है वो किस प्रकार की सोइल है, फर्टाइल सोइल है, उपजाऊ मृदा, और इसकी वजह से इस एरिया में एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, ये बात तय है। आप ये कह रहे हो साहब ये सप्त सेंधो वाला जो एरिया है ये कैसा है, प्लेन्स एरिया, मैदानी क्षेत्र है, इसकी वजह से ये जो जितने भी फीचर्स है ये सभी इस एरिया में हमें मौजूद नजर आएंगे। हम कहेंगे साहब इस एरिया में एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, और अगर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो इन आर्यन लोगों का फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है यहां पर पूरा हो जाएगा। बोलो यस या नो, सही है गलत है। हम कहेंगे साहब इनका पहला ऑब्जेक्ट पूरा होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे साहब ये जो एरिया है नदियों वाला क्षेत्र है, तो जल की प्राप्ति जो है ये तो आसानी से हो जाएगी, इस एरिया में इनको जल भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हो इनके दोनों ऑब्जेक्ट तो बड़ी आसानी के साथ इस एरिया में पूरे हो जाते हैं। कौन से एरिया में, सप्त सैंधव प्रदेश। अब बात करें अगले इनके ऑब्जेक्ट की जिसका नाम था शासन। किसी एरिया पर मौका मिल जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो हम कहेंगे इसकी अगर हम बात करें, शासन की बात करें, तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, तो तीसरा ऑब्जेक्ट जो है बड़ी आसानी के साथ इनको प्राप्त नहीं होता है, इसके लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। क्या संघर्ष करते हैं, तो बात को सुनना। जैसे ही आर्यन लोग जो है, जैसे ही आर्यन लोग जो है ये भारत में आते हैं, भारत के सप्त सैंधव प्रदेश में जैसे ही ये लोग जो आते हैं तो उस दौरान भारतीय लोगों से आर्यन लोगों की मुलाकात होती है। किससे होती है, भारत वाले लोगों से मुलाकात होती है। आप कह रहे हो भारत वाले लोगों से जैसे ही मुलाकात होगी तो भारत वाले लोग कैसे हैं, आप कहोगे हमारे दिमाग में क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, एनी टाइम ही चलते रहते हैं। अगर कोई गलती से कोई भी अनजान इंसान मिल जाए, करोड़ों क्वेश्चन एक साथ उसे कर लेंगे। ऐसा का ऐसा इन लोगों ने इससे प्रश्न करने शुरू कर दिए। इनसे पूछा आप कौन, तो इन्होंने कहा आर्यन लोग। तो हमने फिर से पूछा, हमने तो कभी कोई ऐसी जाति सुनी ही नहीं, कहां के हो, तो इन्होंने बोला मध्य एशिया के, मिडिल एशिया में रहते हैं। अच्छा यहां कैसे, तो इन्होंने बोला आपका कल्याण करने के लिए। क्या बोला, हम आपका कल्याण करने के लिए यहां आए। तो आपने कहा कल्याण का मतलब नहीं समझे बात को, तो इन्होंने इंग्लिश बोली आपका वेलफेयर करने के लिए। तो क्या साहब अपना इंग्लिश तो पल्ले कभी पढ़ी ही नहीं आज दिन तक, वापस हिंदी में बोलो। तो इन्होंने बोला भगवान ने भेजे हैं, भगवान ने। तो क्या सच बताओ, तो एकदम सच है। ये आर्यन लोग जो है बड़े टैलेंट इंसान थे, बहुत ज्यादा टैलेंट जाती। इन लोगों ने सबसे पहले ये स्टडी करी थी कि भारत वाले लोग जो है, इंडिया वाले लोग जो है, ये किस में ज्यादा मान्यता रखते हैं, किसको ज्यादा मानते हैं। तो स्टडी के बाद इन्होंने ये पाया कि भी भारत वाले लोग जो है धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं, रिलीजन में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो हम कहेंगे साहब धर्म के नाम से अगर कोई हमें कसम आज भी दिला दे तो हम कहेंगे साहब ये तो बात बिल्कुल सही है, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि किसकी कसम दिला दी, हमारे देवता की कसम दिला दी। और अब हो सकता है मान लो झूठी कसम खाई तो हम मर जाएंगे। कल आपने बात करी थी कि भी इंसान एक ही चीज से डरता है, अगर उसको ये पता हो जाए ना कि भी तू कभी मरेगा नहीं, अमर रहेगा, तो पक्का धरती पर किसी को जीने ही नहीं दे। और धर्म जो मृत्यु वाला जो पार्ट है इसको किससे जोड़ दिया हमने, हमने कहा कि भी धर्म से जोड़ दो इसको। तो आर्यन लोग जो है बड़ी स्टडी करने के बाद यहाँ भारत में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद इन लोगों को ये समझ में आ जाता है भारत वाले लोग जो है ये धर्म में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे ही भारतीय लोगों की आर्यन लोगों से मुलाकात होती है, इनकी वार्तालाप चलती है, तो इनका जो क्वेश्चन आंसर का जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। तो इस दौरान ये कुछ अपने इन आंसर के दौरान ऐसे शब्दों को काम में लेते हैं जिससे भारतीय लोगों को ये पता लगता है कि ये लोग जो है हमसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हमने कहा ना इनसे एक प्रश्न पूछा गया कि भाई आप लोग कौन, तो इन्होंने कहा आर्यन लोग। कहां के, तो इन्होंने कहा मध्य एशिया के। तो यहां कैसे, भारत का कल्याण करने के लिए। तो हमने कहा कल्याण कैसे करोगे, तो इन लोगों के द्वारा कितना ऑथेंटिक जवाब दिया जाता है, कहते हैं हम जो है भगवान के द्वारा भेजे गए इंसान है। हमें किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है, हम भगवान के दूत है।
तो हमने इस बात को स्वीकार कर लिया और हम जो है हमारी छाती जो चौड़ी थी उसको हम ऐसे नाक के बैठ गए। हमने कहा हाँ ठीक है, अब बोलो और क्या बोलो। हमने कहा साहब चलो हमारे घर चलो, बैठो साहब, आपकी हम सेवा करेंगे, चाय पानी वगैरह सब प्रकार की व्यवस्था की गई। किसके लिए? इन आर्यन लोगों के लिए। इनको तो यही मौका चाहिए था। जैसे ही धीरे 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 टाइम बढ़ता है तो इन लोगों को ये समझ में आता है भारतीय लोग जो है बहुत ज्यादा भोले हैं। भारत वाले लोग कैसे हैं? भोले हैं। तो हम कहेंगे साहब भोले कैसे बोल दिए? तो बिल्कुल समझते जाना बात को, बिल्कुल ज्यादा भोले हैं, भोले भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। जैसे ही इनकी और ज्यादा वार्तालाप चलती है तो इन लोगों के द्वारा एक प्रश्न और इनसे किया जाता है। आर्यन लोग प्रश्न करते हैं कि भाई आप लोगों की जो ये व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, ये ठीक नहीं है, इस व्यवस्था में हम परिवर्तन चाहते हैं। हम परिवर्तन क्यों चाहते हैं? भगवान ने बोला है आपका कल्याण हो जाए, हम आपकी भलाई करने के लिए आए हैं और आप जो है इस हमारी बात को स्वीकार करिए और हम आपका कल्याण करना चाहते हैं और आपका जो सिस्टम है, आपकी जो व्यवस्था है, इसको हम ठीक करना चाहते हैं। तो अगर आप करो, ठीक करो, कैसे करोगे? तो इन्होंने बोला हम जैसा बोले वैसा आप करते जाना। इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस सिस्टम के अंतर्गत इन लोगों ने सबसे पहले एक व्यवस्था को शुरू किया भारत में, जिसको हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम। किसको शुरू किया जाता है? वर्ण व्यवस्था को शुरू किया जाता है, वर्णा सिस्टम को शुरू किया जाता है। जैसे ही वर्ण व्यवस्था को शुरू किया जाता है तो इंसान जो है, उस इंसान को कितनी कैटेगरी में डाल दिया जाता है? 4। ये बात आपने अच्छे से सुनी होगी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इंसान को कितने भागों में बांट दिया? 4। ये वर्ण व्यवस्था किसकी देन है? आर्यन लोगों की ही देन है। इन्होंने अपने को क्या बता दिया? सर्वश्रेष्ठ। अगर आप हिस्ट्री को विस्तार से पढ़ोगे तो आर्य शब्द का अर्थ ही ये है श्रेष्ठ या कुलीन लोग, है ना? हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, जब वैदिक काल को पढ़ते हैं तो उस दौरान ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। कोई बात नहीं, हम कहेंगे साहब इस व्यवस्था को शुरू किया जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वर्णा सिस्टम कहते हैं। इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इसका इंसान जो है, इसको कितनी कैटेगरी बांट दिया? 4। 4 कौन कौन सी कैटेगरी मानी? सबसे पहले जो है श्रेष्ठ इंसान थे उसको तो किस में डाल दिया? ब्राह्मण। क्या माना गया? दूसरा जो इंसान है उसको क्या मान लिया? क्षत्रिय। क्या बोला गया? क्षत्रिय। तीसरा जो है, तीसरी कैटेगरी है, इसमें किसको शामिल किया गया? तो आप कहोगे साहब वैश्य। किसको माना गया? और चौथा जो है किसको मान लिया गया? शूद्र। तो इंसान जो है उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे ही इस प्रकार कैटेगराइजेशन किया जाता है तो इंसान जो है अपने आप को, कोई इंसान तो हीन समझने लग गया और कोई इंसान जो है अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लग गया। इसका मतलब जो भेदभाव की जो प्रोसेस है, कास्टिज्म जो है, जातिवाद का जो सिस्टम है, वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि ये व्यवस्था तो आपने बना दी, अब बताओ इसमें कौन रहेगा, इस वाली कैटेगरी में कौन रहेगा? तो क्या हम बैठे हैं, देखो व्हाइट शर्ट पहन रखा है, इंसर्ट वगैरह कर रखी है, बोलने में बहुत ज्यादा टैलेंट है, हम बैठे हैं ना, हम है। तो क्या किसने बोला? भगवान ने बोला है ना, हमने तो पहले ही बोला आपको। इस बात को आप समझो तो क्या हाँ बिल्कुल याद आ गया। तो ब्राह्मण वर्ग की लिस्ट में कौन जाएगा? सर्वश्रेष्ठ या कुलीन वर्ग के लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, मान ली बात को। अब साहब ये क्षत्रिय वर्ग के लोग, ये कौन होंगे? तो ये वह व्यक्ति होंगे जो हमारी सुरक्षा कर सकता है, उसको इस लिस्ट में डाल देंगे। तो आपकी सुरक्षा की जरूरत कहां है? तो एक बात सुनना, कई बार जब नेता लोग जाते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग या रैली में, जब जाते हैं उस दौरान अपने साथ बॉडीगार्ड को लेकर जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? उसके पीछे लॉजिक सीधा सीधा है, नेता की बात को जनता स्वीकार करे या नहीं करे ये कोई जरूरी नहीं। उसके पीछे 2 लॉजिक होते हैं। एक तो होता है स्वीकार कर ले तब तक तो उनकी जरूरत नहीं है, हो सकता है जूते भी पड़ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल साहब है, उनको एक बार पीटा था ना, सुना आपने? कोई बात नहीं। तो हम कह रहे हैं साहब अपनी रक्षा के लिए किनको रख लिया? क्षत्रिय वर्ग के लोगों को। क्षत्रिय वर्ग लोग क्या करेंगे? साहब सुरक्षा का जिम्मा जो है ये सभी किसके पास रहेगा? क्षत्रिय वर्ग के लोगों के पास रहेगा। आप क्या करोगे? आप सुरक्षा करोगे बस। तीसरी जो कैटेगरी है वैश्य वर्ग के लोग जो है, इनका क्या काम निर्धारित किया? इनको ये काम दिया गया, आप जो है ट्रेड से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी है,
व्यापार का जो काम है ये काम आप देख लोगे। तो क्यों साहब व्यापार क्यों करना है? तो व्यापार इसलिए करना है, हम जो जितना भी ज्ञान देंगे उसके लिए जो खर्चा लगेगा उसके लिए इसकी जरूरत रहेगी। तो ओके ठीक है। तो उसके बाद में चौथी जो कैटेगरी है जिसको हम शूद्र वर्ग के लोग कहते हैं, इनका क्या काम निर्धारित किया गया? तो इनका काम ये निर्धारित किया कि आप लोग जो है ऊपर के 3 वर्ण है जिनको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोग कहते हैं, इन तीनों ऊपर के वर्णों की आपको सेवा करनी है। क्या करनी है? सेवा। तो सेवा का मतलब क्या? चाय पिलानी है, पानी पिलाना है, नाश्ता करवाना है, खाना खिलाना है, जो भी काम है ये आपका होगा। किसका? शूद्र वर्ग के लोगों का। तो हम कह रहे हैं साहब हम किसान वर्ग के लोग हैं, हमें किस लिस्ट में डाला? लास्ट वाले में। कौन सी लिस्ट में डाल दिया? लास्ट वाली में। शूद्र वर्ग के लोगों में कौन आ गए? हम। एक्चुअल स्थिति देखे तो मेहनत कौन करता है? किसान करता है कि नहीं करता है? लेकिन उसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया? तो बड़े कौन हुए? अपन या आर्यन लोग समझदार नहीं थे क्या? इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन किस कैटेगरी में आती है? इसमें। किसान वर्ग के लोग हैं या नहीं? जब आप इंडिया की एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे भारत की लगभग 50% से ऊपर की जनसंख्या जो है रोजगार के लिए किस पर डिपेंडेंट है? कृषि पर डिपेंड है। सही है कि नहीं? कोई बात नहीं। उसके बाद में इतना कैटेगराइजेशन होने के बाद भी प्रोसेस आगे बढ़ती है, तो हम कहेंगे ये जो सिस्टम है अभी भी चलता आ रहा है। ये जो वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है अभी भी चल रहा है। इसको थोड़ा सा दूसरा रूप हमारे समक्ष है। कैसे? तो हम कहेंगे साहब वर्तमान की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है जिसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ऐसा ही सिस्टम है। कैसे? तो आप कहोगे साहब जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर जो नेता लोग हैं वो तो कौन सी लिस्ट में आ गए? ऊपर वाली में। बोलो यस या नो? एक बार जाते हैं 5 सालों में, कहते हैं हम साहब आपका कल्याण कर देंगे ना, हम तो ये कर देंगे ना, ये जो फलाना जाट जो है ये तो कुछ नहीं, एक नंबर का फर्जी है, जाटों को आपस में लड़ा देंगे। कोई अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को आपस में लड़ा देगा, कोई अगर क्षत्रिय है तो बोलेंगे देखो मैं हूं ना, आपका कल्याण करूंगा, ये आपका कभी भला थोड़ी कर सकता है। जैसा तैसा करके 5 साल में अपना सिस्टम सेट करके एक दिन में चला जाता है और अगले 5 साल तक हम भुगतते रहते हैं। बोले यस या नो? और अभी जो सेना का काम है वो प्राचीन काल में कौन लोग करते थे? क्षत्रिय वर्ग के लोग। और उसके बाद में व्यापारिक एक्टिविटी वाले लोग अभी भी हमें नजर आते हैं, शूद्र वर्ग के लोग, किसान जो हम अभी किसान है। तो आप ये कह रहे हो वर्तमान का जो सिस्टम है अगर इसको सही से देखा जाए तो ये भी उसी सिस्टम से संबंधित है, वर्ण व्यवस्था सिस्टम। तो आप ये कह रहे हो जैसे ही ये लोग जो इस प्रकार की व्यवस्था को सेटल कर लेते हैं, बताओ इनका तीसरा ऑब्जेक्ट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? तो आप ये कह रहे हो आर्यन लोगों ने बाद में भारत पर लंबे समय तक शासन किया, इस कारण भारत को क्या बोल देते हैं? आर्यों का, दिस कंट्री ऑफ आर्यन। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे साहब भारत को आर्यों का देश कहा जाता है। इसी कड़ी में आगे जब हम बढ़ते हैं भारत के नामकरण में और क्या क्या नाम हमें सुनने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे जैसे जैसे हम भारत के नामकरण की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लो। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट वर्मन। जैन ग्रंथ का नाम क्या है? परिशिष्ट वर्मन। इस परिशिष्ट वर्मन के अगर हम राइटर की बात करें साहब, ये इसका जो लेखक है, इस परिशिष्ट वर्मन को किसने लिखा? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने लिखा? तो हम कहेंगे परिशिष्ट वर्मन के अगर राइटर की बात करें तो हम कहेंगे हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ को किसने लिखा? हेमचंद्र नामक विद्वान के द्वारा लिखा गया। ग्रंथ का नाम क्या है? परिशिष्ट वर्मन। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। इस परिशिष्ट वर्मन में भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? इस परिशिष्ट वर्मन में भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई है। और इस जम्बू द्वीप का जो राजा है, बाद में लंबे समय के बाद इसमें यह उल्लेख मिलता है कि इस एरिया का एक राजा हुए जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस एरिया का? जम्बूद्वीप का राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। ये जानकारी जो है हमें कहां मिलती है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन में।
उसके बाद इसी कड़ी के अंतर्गत जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं इस नामकरण की श्रृंखला के अंतर्गत और हमें क्या नाम सुनने को मिलते हैं, तो बात को ध्यान से सुनना। हम कहेंगे साहब भारत के नामकरण की इस कड़ी के अंतर्गत हमें और भी खूब सारे शब्द सुनने को मिलते हैं। हम कहेंगे भारत पर खूब सारे विदेशी लोगों के द्वारा अटैक किए गए, भारत पर खूब सारे विदेशी लोगों ने अटैक किया है। हम कहेंगे साहब भारत पर ईरानी लोगों ने अटैक किया, मुगलों ने आक्रमण किया, इसके अलावा अंग्रेजों ने भी भारत पर लंबे समय तक शासन किया। हम कहेंगे भारत पर विभिन्न लोगों ने अधिकार करके रखा, लंबे समय तक शासन किया, क्योंकि भारत की जनता कैसी है, भोली है। सही है गलत है? जल्दी से किसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी किसी की बातों में विश्वास बहुत ज्यादा कर लेते कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला होगा। तो आप कहोगे भारत पर एक विदेशी अटैक और हुआ जिसे ईरानी आक्रमण कहते हैं, और ये जो आक्रमण है एक ईरानी आक्रांता जिसे हम डेरियस कहते हैं, किसके द्वारा किया गया, डेरियस नामक ईरानी आक्रांता के द्वारा भारत पर अटैक किया गया। और इस दौरान इन्होंने अपने जो एम्पायर था, अपना जो साम्राज्य था, इसको तिब्बत तक बढ़ा लिया था। किस कंट्री तक बढ़ा लिया था, तिब्बत तक अपने एम्पायर को बढ़ा लिया था इस ईरानी राजा डेरियस ने। जब इनसे प्रश्न पूछा गया कि आपका जो एम्पायर है, आपका जो साम्राज्य है, वो कहां से लेकर कहां तक है, तो इसका एक ही जवाब आता है कि भी मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बताता हूं, उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि ईरान से लेकर तिब्बत तक का जो एरिया है, ये संपूर्ण एरिया किसका है, डेरियस का। डेरियस कौन है, ईरान का शासक है। कहां का शासक है, ईरान का। उसके बाद में थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता है, वो कहता है इस तिब्बत कंट्री में कि इस तिब्बत कंट्री से एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी का ओरिजिन होता है, इस रिवर का नाम है हिंदू रिवर। जहां से हिंदू रिवर निकलती है वहां मेरे एम्पायर की लास्ट बाउंड्री है, मेरे एम्पायर की क्या है, लास्ट बाउंड्री है। और हम कहेंगे साहब हिंदू रिवर तो हमने आज दिन तक कभी कोई सुना नहीं, बोलो यस या नो। तो फिर ये डेरियस कहता है आप लोग जो है वो बता दीजिए अगर आपको ध्यान है तो कौन सी नदी है। तो हम लोग जो कहते हैं, हम कहते हैं इस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो फिर ये कहता है आप कह रहे हो वही वाली, क्या कह रहे हैं, जो आप बोलना चाहते हो वही है, मेरे बोलने में कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो सुनना बात को। ईरानी लोग जो है स को क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स को ह बोलते हैं। और हम कहेंगे साहब स को ह बोलते हैं तो यहां बोलना क्या चाहिए था, सिंधु बोलना चाहिए, और इन्होंने क्या बोल दिया, इंदु। कोई बात नहीं, हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे। और इनकी एक दिक्कत और है, ये त जो थ है, सॉरी त को क्या बोलते हैं, थ शब्द से संबोधित करते हैं। त को क्या बोलते हैं, थ शब्द बोलते हैं। जैसे आप बात को सुनना, जैसे ही इनसे पूछा जाता है कि आप बोलो अफगानिस्तान, ये बोलेंगे अफगानिस्तान। तो ईरानी लोग स को क्या बोलते हैं, ह बोलते हैं, और त को क्या बोल देते हैं, थ के माध्यम से संबोधित करते हैं। डेरियस कहता है तिब्बत से एक नदी का ओरिजिन होता है, एक नदी निकलती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, हम कहेंगे साहब इस नदी को क्या बोलते हैं, हिंदू नदी के माध्यम से संबोधित करता है। ये कहता है जिस जगह से हिंदू नदी का ओरिजिन होता है वहां पर मेरे एम्पायर की लास्ट बाउंड्री मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई इस हिंदू नदी के आसपास जो इलाका बस गया उस इलाके को ईरानी लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करता है। हमने अभी अभी बोला, हमने कहा ये लोग जो है स को क्या बोलते हैं, ह बोलते हैं, और त को क्या बोलते हैं, थ बोलते हैं। या क्या होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, उसकी वजह क्या बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे कौन सा इलाका हिंदुस्तान, तो हम कहेंगे जहां पर हिंदू नदी बहती है और उसके आसपास का जो इलाका है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उस एरिया को क्या बोल दिया गया, हिंदुस्तान। हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है भारत को पहली बार हिंदुस्तान की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, तो हम कहेंगे ईरानी लोगों के द्वारा। भारत को हिंदुस्तान पहली बार किसने बोला, ईरानी लोगों ने बोला। और इसमें पहला व्यक्ति कौन था, किसने ये शब्द पहली बार काम में लिया, तो हम कहेंगे डेरियस के द्वारा। किसके द्वारा काम में लिया गया, बता दोगे, बोलो यस या नो। ठीक है,
इस नामकरण की श्रृंखला के अंतर्गत हम और आगे बढ़ते हैं तो आपने और भी खूब सारे नाम सुने होंगे। आपने कहा एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु रिवर की हम बात करें तो सिंधु रिवर का जो एंशियंट नाम है, इसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे? इंडस रिवर के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे इसको? इंडस रिवर के नाम से जानते थे। जब हम रोम और यूनानी ग्रंथों की बात करते हैं तो इस रोम और यूनानी ग्रंथों में भी इस नदी के बारे में इस प्रकार की ही जानकारी मिलती है। ये लोग जो है, रोम और यूनानी लोग जो है, वे भी इस नदी को क्या बोलते हैं? इंडोस या इंडस रिवर के माध्यम से संबोधित करते हैं। हम कह रहे हैं साहब इस रिवर को, इस नदी को क्या बोलते हैं? इंडोस या इंडस रिवर के नाम से संबोधित करते हैं। तो हम कहेंगे इस इंडस या इंडोस रिवर के आसपास का जो एरिया है, रोम और यूनानी लोगों के अनुसार इस एरिया को क्या बोल दिया इन्होंने? इंडिया शब्द से संबोधित किया। किस शब्द से संबोधित किया? इंडिया शब्द से संबोधित किया। हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है, भारत को पहली बार इंडिया शब्द की संज्ञा, इंडिया शब्द का टाइटल किसके द्वारा दिया गया? रोम और यूनानी लोगों के द्वारा भारत को पहली बार क्या बोला गया? इंडिया शब्द के नाम से संबोधित किया। एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो कर लोगे। भारत को पहली बार इंडिया किसने बोला? रोम और यूनानी लोगों ने। भारत को पहली बार हिंदुस्तान शब्द से किसने संबोधित किया? किसने किया? ईरानी लोगों ने। पहली बार हिंदुस्तान शब्द काम में किसने लिया? डेरियस ने। किसने लिया? डेरियस ने। ठीक है। उसके बाद में भारत के अन्य नाम भी आपने सुने होंगे। अदर नेम ऑफ इंडिया, अन्य नामों की अगर हम बात करें तो भारत को क्या बोल देते हैं? मध्य देश। भारत को क्या बोलते हैं? इसके अलावा एक नाम और मिलता है भारत का, ब्रह्मवृत। इस प्रकार की जो जानकारी है ये हमारे इस भारत की नामकरण की श्रृंखला के अंतर्गत इस प्रकार की जानकारी आपको सुनने को मिलती है। तो ये जो भारत के नामकरण वाली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो आप कह रहे हो साहब भारत को भरत का देश बताया जाता है, इसके अलावा आर्यों का देश बताया जाता है, और इसके अलावा अलग अलग जगह पर भारत के नामकरण की चर्चा अलग अलग तरीके से की जाती है। ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। लिखना शुरू करें। बोलो लिखे नहीं लिखे? अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल करिए, बेफिक्र होके। कोई प्रश्न आपका है तो आप आसानी से पूछ सकते हो कि सर ये बात जो है हमें समझ में नहीं आई, इसको मैं वापस बता दूंगा। नो प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? ऐसा थोड़ी हो सकता है 100% समझ में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, समझ में आ गया है तो बढ़िया है। देखेंगे आपको कितना समझ में आया है। मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं पहले कह रहा हूं। आप जो सोच रहे हो कोई बात नहीं, ये मान लेगा कि अभी तो बोल रहा है कोई प्रश्न नहीं है, खुश हो जाएगा हम ऐसे बोल देंगे तो नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ लो। हम्म हम्म हम्म। एक बात बताओ, ये जो कोचिंग है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रखी गई होगी या कोई और एरिया के नाम पर रखी गई होगी या कोई उसके लिए प्रचलित शब्द होगा, उसके आधार पर एक नाम रखते हैं। सही गलत है? तो मान लो आप इस कोचिंग के संस्थापक हो और आपका नाम कुछ भी, आपने जैसे नाम बोल दिया विजय, तो मेरे जो नाम से मैं शब्द रखना चाहता हूं, मैं कहूंगा साहब इसका नाम विजय रख दो। उसके बाद में हम कहेंगे विजय क्लासेज, और ये कह सकते हैं किसका एरिया? विजय का एरिया। बोले यस या नहीं? कौन सा एरिया? ये वाला, इतना इतना, उससे ज्यादा नहीं, इतना। तो आप कहोगे किसी गांव के आप सरपंच हो, बात को सुनना, आपको समझ आ जाए। किसी गांव के आप सरपंच हो तो फिर उस गांव को क्या बोलते हैं? उसका गांव बोलते कि नहीं बोलते? बस ऐसे ऐसे समय के आधार पर फिर। और दूसरी बात ये, हम जो भारत वाले लोग हैं, किसी का नाम चेंज करने में 1 मिनट लेते हैं, वो भी लेते नहीं है, तुरंत कर देते हैं। सही है गलत है? शुरू करो लिखना।
या पूरा एक साथ समझो और बाद में लिखाऊं? बोलो आपका क्या मानना है? हैं? आगे वाला पार्ट समझा दूं, बाद में लिखाऊं, या ये अभी ये लिखवा दूं और बाद में और आगे समझाऊं? है? अभी लिखवा दूं ना? ठीक है। ये जो कलर है ये शायद दिखेगा नहीं, इसलिए रेड दिखता नहीं है कैमरे में। यहाँ आपको दिखता है, कैमरे में दिखेगा नहीं। आप कह रहे हैं हाँ सही दिख रहे हैं। चलो ठीक है, तो लिखना शुरू करो। भारत को, भारत को भारत का देश, भारत को भारत का देश कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि इस क्षेत्र पर अयोध्या, जो कि काम पड़ता है यूपी, इस क्षेत्र पर अयोध्या अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भरत द्वारा लंबे समय तक का शासन किया गया, यह जानकारी हमें रामायण ग्रंथ से प्राप्त होती है। लिख लिया? उसके बाद लिखो आगे। महाभारत में भी भारत को भारत का देश, महाभारत महाभारत में भी भारत को भारत का देश बताया गया है। महाभारत भारत को क्या बताया गया? भारत का देश बताया गया है।
हस्तिनापुर हस्तिनापुर के राजा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व उनकी पत्नी शकुंतला हस्तिनापुर की राजा दुष्यंत व उनकी पत्नी शकुंतला से उत्पन्न संतान भरत ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। इस कारण इसे क्या बोलते हैं? इसे भारत का देश कहते हैं। वित्त कारण जानकारी आपने दी है, आपने कहा इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, तो आप बता रहे हो कि भाई राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला और इसने लंबे समय तक इस एरिया पर शासन किया, इस कारण इसे क्या बोलते हैं? भारत का देश कहते हैं। लिख लिया? तो आप क्या बोल रहे हो? भारत को भारत का देश कहा जाता है, इंडिया नोन एज कंट्री ऑफ भारत बिकॉज दिस रीजन रूल बाय राजा दशरथ के पुत्र भरत द्वारा इस एरिया पर लंबे समय तक शासन किया। ये जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? रामायण से। आपको ये बातें अंडरलाइन कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद में हम कहेंगे महाभारत में भी भारत को क्या बोला गया? भारत का देश। ये भारत कौन है? हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला से उत्पन्न संतान भरत ने इस एरिया पर शासन किया, इस कारण भारत को क्या बोल देते हैं? भारत का देश। आगे बढ़ो। नंबर 3 आगे क्या जानकारी मिलती? जैन धर्मावलियों के मतानुसार जैन उनका क्या मानना है? जैन धर्म के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? जैन धर्मावलियों के मतानुसार भी भारत को भारत का देश कहा जाता है। भारत को क्या बोल देते हैं? भारत का देश कहा जाता है। जैन धर्मावलियों के मतानुसार भी भारत को क्या बोल देते हैं? भारत का देश। उनके अनुसार नहीं, उनके अनुसार रहने दो। ये लिखो, जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के जैन धर्म के फाउंडर जैन धर्म के संस्थापक ऑब्लिक इनको क्या बोलते हैं? प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक ऑब्लिक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से ऋषभ देव के ये से की जगह ये लिखो कि ऋषभ देव के पुत्र जैन धर्म के संस्थापक ऑब्लिक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत ने
इस क्षेत्र पर शासन किया था, शासन किया था। इस कारण भारत को भारत का देश माना जाता। भारत को क्या बोल देते? भारत का देश माना, कंट्री ऑफ बर्थ। तो जैन धर्मावलियों के मतानुसार, उनके विचारों के अनुसार भारत को क्या बोल देते हैं? भारत का देश तो कहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट करते हैं कि भी जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत ने इस क्षेत्र पर शासन किया था, और इस कारण भारत को भारत का देश कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ो। भारत को आर्यों का देश, भारत को आर्यों का देश भी कहा जाता है, बिकॉज भारत के सप्त सैंधव प्रदेश पर लंबे समय तक आर्यों ने शासन किया था। भारत को क्या बोलते हैं? आर्यों का देश। क्यों कहते हैं आर्यों का देश इंडिया को? भारत के सप्त सैंधव प्रदेश पर लंबे समय तक किसने शासन किया था? आर्यन लोगों से ने शासन किया था। इस कारण भारत को क्या कहते हैं? आर्यों का देश। ठीक है, और आगे बढ़े। जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन, कोष्टक लिख देना, हेमचंद्र द्वारा लिखित। भारत को जम्बू द्वीप संज्ञा दी गई है तथा इस क्षेत्र का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया तथा इस क्षेत्र का राजा किसको बता दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य तथा इस क्षेत्र का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया। तथा इस क्षेत्र का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया। ठीक है,
चलें आगे। उसके बाद भारत पर ईरानी लोगों ने आक्रमण किया तथा यह लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहकर संबोधित करते थे। तथा ईरानियों ने पहली बार हिंदू अब्लिक सिंधु, ईरानियों के अनुसार हिंदू और अपने अनुसार सिंधु, ईरानियों ने पहली बार हिंदू अब्लिक सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान हिंदुस्तान की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? हिंदुस्तान की। भारत पर ईरानी लोगों ने आक्रमण किया तथा सिंधु नदी को हिंदू नदी कहकर संबोधित किया या करते थे, तथा ईरानियों ने पहली बार हिंदू अब्लिक सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान की संज्ञा दी। उतार लिया इसको। इसकी जगह ये लिख दो, एक किया करते थे, सिंधु को हिंदू नदी कहकर संबोधित किया करते थे, ऐसे ठीक रहेगा। चले आगे। सिंधु नदी का प्राचीन नाम, सिंधु नदी का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम ऑफ सिंधु रिवर, सिंधु नदी का प्राचीन नाम इंडस था। रोम व यूनानी लोगों लोगों ने भी इसे इंडोस ऑब्लिक इंडस शब्द से संबोधित किया। तथा पहली बार इस नदी के आसपास
पहली बार इस नदी के आसपास के क्षेत्र को इंडिया की संज्ञा दी। पहली बार इस क्षेत्र को किसकी संज्ञा दी? इंडिया की। ठीक है, उसके बाद आगे चलो। भारत के अन्य नाम, अदर नेम ऑफ इंडिया। भारत के अन्य नाम, अदर नेम ऑफ इंडिया। भारत के अन्य कौन कौन से नाम है? जैसे भारत को कहते हैं मध्य देश, बीचों बीच में स्थित मध्य देश। ब्रह्मव्रत, ब्रह्मा का देश। भारत के अन्य नाम मध्य देश और ब्रह्मव्रत। तो आप ये कह रहे हो भारत के नामकरण की इस श्रृंखला में इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आपने इस तरीके से लिखा है। आपने क्या बोला? भारत को क्या कहते हैं? भरत का देश, क्योंकि इस क्षेत्र पर लंबे समय तक राजा दशरथ के पुत्र भरत के द्वारा शासन किया गया, तो इस कारण इसको क्या बोल देते हैं? भरत का देश। ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? रामायण में मिलती है। कहाँ मिलती है? रामायण। एक बात बताओ, रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि। और महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास ने। ये भी लिख लो साइड में, आप कोष्टक में यहां पर लिख लेना। वाल्मीकि द्वारा, ठीक है। और अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई महाभारत काल की जब हम बात करते हैं, महाभारत ग्रंथ की बात करते हैं, महाभारत में भी भारत को क्या बोल देते हैं? भरत का देश। लेकिन फिर इसमें अलग भरत की जानकारी मिलती है। इसमें ये जानकारी मिलती है कि एक जगह है जिसका नाम क्या है? हस्तिनापुर। इस जगह पर एक राजा हुए जिसका नाम क्या था? दुष्यंत। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? शकुंतला। इस दुष्यंत और शकुंतला से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका क्या नाम था? भरत। और इस भरत ने जिस एरिया पर शासन किया उसे क्या बोल देते हैं? भरत का देश। जैन धर्म के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं, उनकी क्या धारणा है? जैन धर्म के लोगों का ये मानना है कि भारत को भरत का देश तो वो भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर, जिसको ऋषभ देव कहते हैं, इनकी एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम भरत था। और इस भरत ने जिस एरिया पर शासन किया उसे कहते हैं भरत का देश। जब हम आगे बात करते हैं, भारत को आर्यों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यन लोगों के द्वारा भारत की सप्त सैन्यों पर लंबे समय तक शासन किया था। इस कारण भारत को क्या कहते हैं? आर्यों का देश। उसके बाद में हम कहते हैं कि भाई इसके अलावा और भी हमें जानकारी अलग अलग मिलती है। हम कहते हैं जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन में भारत को जम्बूद्वीप की संज्ञा दी गई है। और इस एरिया का राजा किसे बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है। उसके बाद में हम कह रहे हैं भारत के नामकरण की श्रृंखला में आगे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हम कहेंगे साहब भारत पर विदेशी लोगों के द्वारा अटैक किए गए। इसमें ईरानी लोगों के द्वारा भारत पर अटैक किए गए। मुख्य रूप से डेरियस का आक्रमण प्रमुख माना जाता है। इस डेरियस के आक्रमण के दौरान इन्होंने सिंधु नदी तक अपना अधिकार कर लिया था, एरिया का एम्पायर बढ़ा लिया था। और इस सिंधु नदी तक बढ़ाए गए एम्पायर में इनसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से संबोधित करता है। इसके आसपास के एरिया को जो हिंदुस्तान की संज्ञा देता है। तो हम कहते हैं भारत को पहली बार हिंदुस्तान की किसने कहा? ईरानी लोगों ने। इसके अलावा जब हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु का एंशिएंट नाम जो है, प्राचीन नाम है, वो क्या है? तो हम कहेंगे सिंधु का एंशिएंट नाम जो है वो क्या है? इंडस। और रोम और यूनानी लोग भी इसको इंडस या इंडोस नाम से संबोधित करते हैं। तो हम कहेंगे इसको इंडोस या इंडस नाम से संबोधित करते हैं। तो फिर ये रोम और यूनानी लोग जो है इस
इंडस या इंडोस के आसपास के जो एरिया है इसको पहली बार क्या कहते हैं, इंडिया नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा भारत के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं, तो हम कहेंगे मध्य देश और ब्रह्मवृत कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर पे आप हेडिंग डालो, भारत की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इंडिया। भारत की उत्पत्ति, भारत की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इंडिया। भारत की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक बात समझ लो कि भाई भारत की उत्पत्ति आपको समझनी है। किसकी उत्पत्ति समझनी है, इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ। इसको समझने के लिए आप लोगों को ये सबसे पहले समझना होगा हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, ये कैसे बनी है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो बड़ी आसानी के साथ आप समझ सकते हो इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ है। उसके लिए हमें क्या बात करनी होगी, हम कहेंगे इंडिया का ओरिजिन हमें समझना है, उसके लिए हमें समझना होगा हमारी जो पृथ्वी है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ है, पृथ्वी कैसे इसका निर्माण या इसका ओरिजिन होता है या इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप कहोगे अर्थ के ओरिजिन को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। हो सकता है आप ज्यादा पढ़ाई कर लोगे तो आप भी बाद में समय के साथ ये विचार प्रकट कर सकते हो पृथ्वी का ओरिजिन इस तरीके से हुआ है, अर्थ ऐसे बनी है, लेकिन अब तक हमें इतने पढ़ाई करी नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद आप इस प्रकार की जानकारी जो है ये प्रस्तुत कर सकते हो। हम कहेंगे हमारी इस पृथ्वी की जानकारी के संदर्भ में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, हम कहेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, इसके ओरिजिन को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। कोई बात नहीं, लेकिन हम कहेंगे इन विचारों में कुछ ऐसे विचार है जिनको सभी लोग लगभग मानते हैं। क्या करते हैं, सभी लोग लगभग मानते हैं। ऐसे कौन कौन से विचार हैं, उन विचारों की हम चर्चा करेंगे। हम कहेंगे अर्थ की ओरिजिन को लेकर, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर हमें एक सिद्धांत सुनने को मिलेगा, जिस सिद्धांत को हम कहेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। हम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अर्थ के ओरिजिन को लेकर एक थ्योरी पढ़ेंगे, एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका नाम होगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम ये जानकारी पढ़ेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहला सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब हम देखने की कोशिश करेंगे साहब ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, अर्थ के ओरिजिन को लेकर प्रस्तुत किया गया जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने दिया। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, हम कहेंगे साहब इसको किसने दिया, तो इस सिद्धांत को जो प्रस्तुत करता विद्वान है, जिस व्यक्ति के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, तो आप कहोगे जर्मन विद्वान, जर्मनी के एक विद्वान हुए जिसका आपने नाम सुना होगा, जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर। ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आप कहोगे जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा अर्थ के ओरिजिन को लेकर एक थ्योरी प्रस्तुत की गई, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसका नाम क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। हम कहेंगे साहब ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, ये जर्मनी के विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने इस सिद्धांत को कब प्रस्तुत किया गया, तो हम कहेंगे 1912 में। और इस सिद्धांत की अगर हम बात करें, इस थ्योरी की बात करें, तो सर्वमान्य सिद्धांत है। किस प्रकार का सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है, लगभग इस बात को स्वीकार करते हैं लोग। सर्वमान्य का क्या मतलब होता है, हम कहेंगे मोर देन 50% लोग अगर किसी बात को स्वीकार करते हैं तो लगभग उस बात को सही माना जाता है। तो इस बात को भी लगभग सभी लोग मानते हैं। हम कहेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर 1912 में जर्मनी के विद्वान अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, और इस सिद्धांत को क्या मानते हैं, सर्वमान्य सिद्धांत मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सर्वमान्य सिद्धांत है, इस सिद्धांत को लगभग सभी लोग स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसमें लिखी गई बात कहीं न कहीं प्रमाणिक है, ऑथेंटिक हो सकती है। हम बात करेंगे कि भी इसमें क्या लिखा गया, लेकिन इसको समझने से पहले अगर इनके दो शब्दों पर गौर किया जाए तो भी हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आप इनको देखो कि भी कौन से शब्द लिखे गए, एक शब्द लिखा गया है महाद्वीपीय और एक लिखा गया है विस्थापन। आपने
जब 10th में आप साइंस पढ़ते थे उस दौरान आपने शब्द सुना होगा विस्थापन। विस्थापन शब्द सुना है? विस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। और अपन अगर थोड़ा सा और इजी तरीके से समझे तो हम कहेंगे साहब ब्रेकअप होना। क्या हो गया? ब्रेकअप, एक दूसरे से दूर चले गए। अब हम एक दूसरे के क्या हो गए? विरोधी हो गए। हम कह रहे हैं साहब एक नंबर का खराब इंसान वो था, और फिर वो दूसरे वाली कहती है वो तो बिल्कुल ही गया हुआ इंसान था। सही है कि नहीं? आज से 3 दिन पहले हम एक थे। सही है कि नहीं? क्या हो गया? ब्रेकअप। क्या हो गया? विस्थापन, एक दूसरे से दूर चले गए हैं। विस्थापन हुआ किसका है? महाद्वीपों का, इंसान का नहीं। इंसान का नहीं है। ये जानकारी हमें कहां मिलती है? वैगनर वाले सिद्धांत में। वैगनर कहता है महाद्वीपों का क्या हो गया? विस्थापन। सिद्धांत का नाम ही यही है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो इसका मतलब यह है, वैगनर यह भी बताना चाहता है महाद्वीप एक हुआ करते थे। भाई विस्थापन तो तब होगा ना जब एक होंगे। अगर मान लो एक नहीं है तो फिर उनका क्या हो? विस्थापन की बात पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं साहब वैगनर का ये मानना होगा, शायद हम अनुमान लगा रहे हैं, अब तक हमने इसको पढ़ा नहीं है, हम तो क्या शब्दों के माध्यम से अनुमान लगा रहे हैं। एक साइड ये विस्थापन का कह रहा है और विस्थापन किसका बताता होगा? महाद्वीपों का। इसका मतलब यह है कहीं न कहीं प्राचीन काल में ये एक थे और उसके बाद में इनका क्या हो गया? विस्थापन। हम इसको खोल करके पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप अर्थ के ओरिजिन को लेकर एक और सिद्धांत पढ़ोगे जिसका नाम अभी आप सुन लो, बाद में हम इसका जिक्र भी कर लेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर एक और सिद्धांत पढ़ोगे जिस सिद्धांत का नाम आप पढ़ोगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या पढ़ोगे? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिस इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बात को सुनना, बहुत काम की बातें हैं। आप कहोगे साहब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इस सिद्धांत को भी पढ़ोगे। यह भी अर्थ के ओरिजिन को लेकर दिया गया सिद्धांत है। यह सिद्धांत जो है 1960 के दशक में दिया जाता है। कौन से डिकेड में दिया जाता है? 1960 के डिकेड में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेटों का क्या हुआ है? प्लेटें आपस में टकराई है, इनमें विवर्तनिकी एक्टिविटी हुई है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है। पढ़ेंगे पूरा इसमें क्या जानकारी है, लेकिन मोटा मोटी आपको ध्यान होना चाहिए अर्थ के ओरिजिन को लेकर खूब सारे सिद्धांत है। उनमें एक सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, एक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं उनकी उत्पत्ति को लेकर कोबर का सिद्धांत पढ़ोगे। किसका सिद्धांत पढ़ोगे? कोबर का सिद्धांत। सब तमाम प्रकार की बातें करोगे, लेकिन हम इनकी 1 बाय 1 बातें करेंगे। हम कहेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम कोबर का सिद्धांत उसको भी देख लेंगे। ठीक है, अगर हम इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थोड़ी सी हल्की बात करें तो इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वैगनर हमें यह बताना चाहता है कि तुम जो पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हो, तुम जिस अर्थ के बारे में बात कर रहे हो, ये अर्थ जो है, इस अर्थ पर 2 ही लैंडफॉर्म्स है। इस पृथ्वी पर 2 ही स्थलाकृति है। कितनी है? 2। तो फिर हम पूछते हैं भाई बता कौन सी 2? ये कह रहा है कि एक तो है महाद्वीप, एक इस पर तो क्या है? महाद्वीप है जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, मान ली बात को। एक ये कहता है महासागर है, एक पृथ्वी पर क्या स्थित है? महासागर, जिनको हम ओशियन कहते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी पर 2 ही लैंडफॉर्म्स है, तीसरी इस पृथ्वी पर कोई स्थलाकृति नहीं है। अगर है तो आप बता दो, बताओ है या नहीं है? पृथ्वी पर यहां तो क्या है? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट है, यहां फिर क्या है? महासागर, ओशियन है। इसके अलावा कोई कुछ है क्या? नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहां तक की बात सही बैठ रही। उसके बाद आगे ये कह रहा है ये पृथ्वी जो है इस पर महाद्वीप और महासागर 2 ही स्थलाकृति है। ये तो वर्तमान समय की बात है, करंट एरा की बात है, वर्तमान टाइम की बात है। तो ये कह रहा है प्राचीन काल में ये जो महाद्वीप और महासागर जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये प्राचीन काल में अलग अलग नामों से लेकिन एक ही ग्रुप में समाये हुए थे, एक गोले में समाये हुए थे। बात को फिर से समझना। ये कह रहा है कि भाई तुम जो जिस महाद्वीपों के बारे में बात कर रहे हो,
जिस पृथ्वी के बारे में जो बात कर रहे हो, इस पृथ्वी पर पहली बात तो कितने हैं, 2 लैंडफॉर्म्स है, एक तो महाद्वीप है और ये क्या है, महासागर। जो महाद्वीप हुआ करते थे, ये महाद्वीप हम जो वर्तमान में 7 महाद्वीप पढ़ रहे हैं, ये प्राचीन काल में एक ही हुआ करते थे, एक गोले में समाये हुए थे। बात समझ गए। और महासागर जिनको हम ओशियन कहते हैं, ये महासागर भी प्राचीन काल में एक ही हुआ करते थे। और इसको भी एक शब्द के माध्यम से संबोधित करता है, वो कहता है महासागरों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ ओशियन नॉन एज पैंथालासा। महासागरों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, पैंथालासा कहलाता है। और जो महाद्वीपों का समूह है, ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट नॉन एज पेंजिया। जो महाद्वीपों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको क्या नाम देता है, पेंजिया। तो ये कहता है कि भाई पेंजिया और पैंथालासा प्राचीन काल में दोनों ही एक ही सर्कल में समाये हुए थे, एक ही गोले में समाये हुए थे। और उसके बाद में आगे जाकर पेंजिया से महाद्वीप बनते हैं और पैंथालासा से क्या बनते हैं, महासागर बनते हैं। इस प्रकार की जानकारी जो है ये हमें कहां मिलती है, वैगनर के इस सिद्धांत में। वैगनर कहता है कि भाई जो महाद्वीपों के बारे में जानकारी जो हम समझ रहे हैं, महाद्वीपों के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये महाद्वीप जो है प्राचीन काल में एक ग्रुप में समाये हुए थे। और इस ग्रुप का जो नाम देता है वो कहता है कि इसे क्या कहते थे, हम पेंजिया कहते थे। क्या बता देता है, पेंजिया बताता है। और ये कह रहा है ये प्राचीन काल में पेंजिया के नाम से संबोधित हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारी पृथ्वी पर क्या बन गए, महाद्वीप कॉन्टिनेंट बन गए। और उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई इस पेंजिया के चारों ओर भौगोलिक परिवर्तन के कारण, ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण जल स्थापित होता है। और इस जल का नाम क्या देता है, पैंथालासा। क्या देता है, पैंथालासा नाम देता है। और पैंथालासा से बाद में हमारी पृथ्वी पर आगे जाकर क्या बनते हैं, महासागर। और पेंजिया से क्या बनते हैं, महाद्वीप। ये जानकारी हमें किस सिद्धांत में मिलती है, वैगनर के इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में मिलती है। लेकिन हम एक ऐसे इंसान है जो जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। हम कहेंगे साहब इंडिया वाले बाकी जितने भी लोग थे उन सब ने जिस पर विश्वास किया उनको हमेशा ही क्या हुआ है, धोखा हुआ है। बोले यस या नो। तो हम कहेंगे साहब इतना जल्दी विश्वास करने वाले नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कल ये भी पढ़ेंगे। हम कहेंगे साहब इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया से महाद्वीप कैसे बने, पैंथालासा जो है इससे महासागर कैसे बने, ये तमाम प्रकार की जानकारी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।